यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। ओके। जितने भी क्या पीडीएफ यूट्यूब वाली क्लास की, वो अभी एक दो दिन का समय दीजिए, ठीक है, डालना शुरू कर देंगे। लाइव में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, शुरू करते हैं अपन पोर्शन। और आज का अपना जो टॉपिक है, पीछे सभी ध्यान देंगे इधर। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हाँ, इससे आगे है ना, तो इससे आगे, ठीक है, इससे आगे है, इसके बाद वो स्टार्ट होता है। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है, और अधीनस्थ बोर्ड पेपर में कई बार क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा गहराई से और काफ़ी ज़्यादा क्या, लगभग अपन ने देखा 2016 में भी अपन ने यही देखा, और 2018 में भी अपन ने यही देखा। वहाँ पर थोड़ा डीप से क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जब डीप से क्वेश्चन दिए हुए हैं तो हम भी क्या करेंगे, डीप लेके चलेंगे। अगर समय अपने पास कम पड़ेगा तो अपन समय बढ़ा देंगे। कैसे? जैसे 1 घंटे का क्लास होता है, अपन क्लास को 1.5 घंटा या 2 घंटे की कर लेंगे, ठीक है, अगर एग्जाम आपका 28 जून को ही होता है तो। ओके, चलिए। 90 दिन में 16 की 16 यूनिट शानदार तरीके से आप लोगों को जो है रटवा दूंगा, ये गारंटी है मेरी। मैं एक ही चीज की गारंटी देता हूं, क्लास में मैटर याद करवाने की, ठीक है, बाकी कुछ नहीं देता। इसके बाद हमने कहा कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, ये क्या काम करता है? पाचक रस। पाचक रस कौन? हमारी आहार नाल में जितने भी एंजाइम्स हैं जो पाचन में सहायता करते हैं, उनके स्रावण को, उनके सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है। और सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है दोस्तों? पाचक रस का नियंत्रण करता है। ये तो हो गई सामान्य बात। अब हम बात करते हैं इधर। हमारा पहला पॉइंट क्या था? लार ग्रंथियां। क्या था? लार ग्रंथियां। तो लिखिए इसमें, ऐसी ग्रंथियां जो मुख में, ऐसी ग्रंथियां जो मुख में लार का स्रावण करती हैं, सैलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, लार का स्रावण करती हैं, सैलाइवा का सिक्रेशन करती हैं, लार ग्रंथियां कहलाती हैं। लार ग्रंथियां कहलाती हैं। लार ग्रंथियां कहलाती हैं। यस, लिखेंगे नीचे एरो लगा के। बोलो कितनी होती हैं? सिंपल सा प्रश्न पूछा, मनुष्य की आहार नाल में सैलाइवा ग्लैंड्स या लार ग्रंथियों की कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी पाई जाती हैं, 3 पेयर। लिखो, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां मनुष्य में 3 जोड़ी होती हैं, 3 पेयर, 3 जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। इसका मतलब 2-2 की जोड़ी है, टोटल 6, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब बात करते हैं पहली कौन सी है, तो लिखो नंबर 1 ए। नंबर ए में हम बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड। लिखो पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथियां, पैरोटिड ग्रंथियां। इसमें ऐसे एरो बनाना और पहली बात लिखो, पैरोटिड ग्रंथियां। सबसे पहली बात, स्थिति कहां पाई जाती हैं? कान के नीचे, यहां पर, यहां जो होती हैं ये कौन होती हैं? पैरोटिड ग्लैंड होती हैं। तो पहली बात लिखो, ये कान के नीचे पाई जाती हैं, कान के नीचे पाई जाती हैं। पहली लाइन नोट करेंगे कि पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये ग्रंथियां एक्सोक्राइन है या एंडोक्राइन। पहले तो हमें ये याद रहना चाहिए कि एक्सोक्राइन कौन होती है, एंडोक्राइन कौन होती है। एक्सोक्राइन भी होती हैं जो अपने एंजाइम को ट्यूब में छोड़ती हैं, नलिका में छोड़ती हैं, और एंडोक्राइन जो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं अपने एंजाइम्स को या अपने हार्मोन्स को या अपने सिक्रेशन को। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं,
ये पैरोटिड ग्लैंड डक्ट के द्वारा, नलिका के द्वारा सीधे ऊपर वाले जबड़े में जो इंसाइजर दांत है इनके नीचे आकर ओपन होती हैं। तो आप लिख सकते हैं ये ग्रंथियां डक्ट यानी नलिका, डक्ट के माध्यम से, नलिका के माध्यम से ऊपरी जबड़े, नलिका के माध्यम से ऊपरी जबड़े के दांतों, और कौन से दांत, इंसाइजर, ऊपरी जबड़े के दांतों के नीचे खुलती है, नीचे खुलती है। क्या काम करेंगी ये ग्लैंड्स? एंजाइम का सिक्रेशन करेंगी। तो नीचे लिख दो, ये एंजाइम का स्रावण करती हैं। पैरोटिड ग्लैंड में अगली बात लिखेंगे, ये एंजाइम का स्रावण करती हैं। अब कौन से एंजाइम होंगे, लार के संगठन में अभी बात करेंगे। एंजाइम का स्रावण करती हैं, एंजाइम छोड़ती हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, ग्लैंड्स हैं। और हमने यही तो पढ़ा था, ग्रंथियां होती क्या है? ग्रंथियां ऐसी कोशिकाओं का समूह होती हैं जो कोशिकाएं हार्मोन छोड़ती हैं। तो हार्मोन छोड़ने वाली कोशिकाओं का समूह क्या है? ग्लैंड है। और चूंकि ये ग्रंथि है, नाम इसका पैरोटिड ग्लैंड है, तो ये भी एंजाइम छोड़ेगी। पाई जाती है कहां पर? कान के नीचे। अगली बात लिखो इसके लिए कि इसमें कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इस ग्लैंड के अंदर वायरस का संक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है? वायरस का संक्रमण हो जाता है। कब? जुकाम के दौरान। जब हमें जुकाम होती है तो जुकाम वायरस से होने वाला रोग है। तो जब वायरस का संक्रमण हो जाता है तो ये ग्रंथियां फूल जाती हैं, इनमें स्वेलिंग आ जाती है और हम कहते हैं गलसुआ हो गया, मम्स हो गया, टॉन्सिल्स हो गई। तो अगली बात लिखेंगे इसके लिए, इन ग्रंथियों में विषाणु के संक्रमण के कारण, वायरस इन्फेक्शन के कारण, विषाणु के संक्रमण के कारण, इन ग्रंथियों में विषाणु के संक्रमण के कारण मम्प्स हो जाता है। मम्प्स, गलसुआ, टॉन्सिल्स, मम्प्स हो जाता है। गले में दर्द होता है ना, फिर मम्प्स हो जाता है। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, बोलो? ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स? लार ग्लैंड्स, ठीक है। सैलाइवा ग्लैंड्स। सैलाइवा ग्लैंड्स कितने पेयर होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। पहली जोड़ी, सभी लार ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? आहार नाल के किस भाग में? मुख में। कहां पे पाई जाती हैं? मुख में। सबसे पहले हमने बात की पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड होती है कान के नीचे, यहाँ पे होता है ना, कई बार टॉन्सिल्स होती है तो यहाँ दर्द होता है, कान के नीचे पाई जाती है। हमने कहा ये डक्ट यानी नलिका में खुलती है, ये हार्मोन छोड़ती है, एंजाइम छोड़ती है। वो एंजाइम नलिका के माध्यम से सीधा ऊपर वाले जबड़े के दांतों के नीचे आकर खुलता है, ठीक है। दूसरी ग्लैंड नंबर 2, एक तो हो गई पैरोटिड, दूसरी लिखेंगे सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। सब मैंडिबुलर या इसी का नाम है सब मैक्सिलरी। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी क्यों कहते हैं इसको सब मैंडिबुलर? सबसे पहली बात यही आती है कि ये है कहां, ये कहां पाई जाती है? पैरोटिड तो हमने कहा कि कान के नीचे, लेकिन सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी का है? दोनों जो जबड़े हैं, ये दोनों जबड़े, ऊपर वाला जबड़ा और ये नीचे वाला जबड़ा, ठीक है, दोनों जबड़ों के बीच में, यानी कि यहां पर, वो तो कान के नीचे और ये है यहां पर, जहां पर दोनों जबड़े अटैच हो रहे हैं, यहां पर है ना, साइड में, यहां पर पाई जाती है कौन, बोलो? यहां पर पाई जाती है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। क्योंकि इस नीचे वाली बोन को क्या कहते हैं? इस बोन को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे कठोर अस्थि है, इसी को मैक्सिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडिबुलर कहते हैं। क्या कहते हैं?
मैंडिबुलर कहते हैं, शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है, इसी को हनु अस्थि कहते हैं। और जब भगवान बालाजी, हनुमान जी, ठीक है, उछल रहे थे किसको खाने के लिए, सूर्य को खाने के लिए, गिर गए थे तो उनकी ये हड्डी टूट गई थी, इसलिए उनका नाम हनुमान रखा गया था। ठीक है, ये शरीर की सबसे क्या होती है, कठोर अस्थि होती है, सब मैंडिबुलर। अब होती क्या है, तो पहली बात लिखो, यह ग्रंथि दोनों जबड़ों के बीच में पाई जाती है। अब दोनों जबड़े सबको पता है, ऊपर और नीचे वाला, बीच में पाई जाती है। मुझे एक बात बताओ, पैरोटिड ग्लैंड कहां खुल रही थी डक्ट के द्वारा, ऊपरी जबड़े के दांतों के पास में या नीचे, और ये कहां खुलती है, नीचे वाले जबड़े के दांतों के पास में। लिख दो, यह ग्रंथि डक्ट के द्वारा, नलिका के द्वारा, यह ग्रंथि डक्ट के द्वारा निचले जबड़े में खुलती है, डक्ट के द्वारा निचले जबड़े में खुलती है, निचले जबड़े में खुलती है नलिका के द्वारा। और नलिका है तो बहिस्रावी हो गई, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। ठीक है, कहां खुलती है, नीचे वाले जबड़े में खुलती है। और तीसरी जो ग्लैंड है वो है सबलिंगुअल। क्या है, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। चलो आगे, यस, तीसरी ग्लैंड है दोस्तों, तीसरी लार ग्रंथि है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्रंथि। कौन सी है, सबलिंगुअल ग्रंथि है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, तीसरी प्रकार की ग्लैंड है सबलिंगुअल। कहां पाई जाती है, बोलो कहां पाई जाती है। आपसे सीधा एक ही प्रश्न पूछा कि सबलिंगुअल ग्लैंड जो है इसकी स्थिति क्या है। हाँ, फ्रेनुलम लिंगुअल के पास। फ्रेनुलम लिंगुअल क्या है, जीभ को बांधने वाले ये दागेनुमा संरचना, यानी आप सीधे कह दो जीभ के नीचे, ऐसे बोल दो, लिख दो, यह ग्रंथि जीभ के नीचे पाई जाती है। यह ग्रंथि क्या होती है, जीभ के नीचे पाई जाती है, और यह भी नलिका के द्वारा खुलती है, और उन नलिका को बार्थोलिन डक्ट कहते हैं। तो नीचे डैश लगा के लिखो, ये ग्रंथियां बार्थोलिन डक्ट, ये ग्रंथियां बार्थोलिन डक्ट के माध्यम से, बार्थोलिन डक्ट के माध्यम से क्या होती हैं, खुलती हैं। ठीक है, बार्थोलिन डक्ट के माध्यम से खुलती हैं। ओके, वो वापस आ जाइए, बैक आ जाइए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ने की। हमें जल्दबाजी है तो इस बात की कि मैटर जो है वो याद हो जाए, ताकि एग्जाम में जितना भी पढ़े वहां से क्वेश्चन करके आए। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कई बार अपन लोगों की धारणा क्या होती है, सिलेबस करो, कर लो, कर लिया सिलेबस, ओके जाओ एग्जाम देके आओ, देखे आगे क्या हुआ, फेल हो गए। कट ऑफ कितनी गई, पता चला साहब 52%, यानी कि कितना परसेंट सिलेबस अपना एकदम क्लियर होता तो हम सिलेक्ट हो जाते, 52%। कितना, 52%, मतलब 16 में से 8 यूनिट, 9 यूनिट। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ रहे हो आप, कि या तो पढ़ो मत किसी यूनिट को, और पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि वहां से प्रश्न नहीं जाए, और जो बहुत ज्यादा ढंग से पढ़ता है उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी 9 यूनिट भी एकदम क्लियर है तो भी आपका सिलेक्शन है। और मतलब इस बात से नहीं है कि हम 16 यूनिट पढ़ के पास हो, मतलब इस बात से कि भैया कट ऑफ में आओ। आपने एग्जाम दी और एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स गया 52%, आपके आ रहे हैं 55%। आपके कितने आ रहे हैं, 55%, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने आपको बाहर निकाल दिया। आप गए वहां पूछने, साहब क्या हुआ, कट ऑफ तो 52 गई थी, मेरे तो 55 बन रहे हैं, फिर मुझे आउट क्यों किया गया। तो अधीनस्थ बोर्ड आपसे कहता है कि देख बेटा, तूने 4 यूनिट में से तो एक ही प्रश्न सोल्व नहीं किया पेपर में, है ना,
कि 4 यूनिट के जो प्रश्न थे उनमें से तो एक ही प्रश्न आपने सोल्व नहीं किया पेपर में, करना चाहिए था, नहीं तो गलत बात है। नंबर तो आपके अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपने 4 यूनिटों का एक भी प्रश्न नहीं किया, इसलिए हम आपको बाहर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना? तो फिर इसलिए जो भी यूनिट पढ़ो वो इतनी गहराई से, इतनी बढ़िया से पढ़नी है अपने को कि हमें सिलेक्शन लेना है। बात समझ में आ गई? अच्छा चलिए, सबसे पहले एक बार रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। किसकी बात कर रहे हैं अपन? पाचक ग्रंथियों की। तो सबसे पहले तो यही हमें पता नहीं था कि पाचक ग्रंथियां हैं कितनी? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। डायरेक्ट संख्या पूछ ले कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की संख्या कितनी? 5 प्रकार है। कौन कौन सी? लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, आंतरिक ग्रंथियां, अग्नाशय और यकृत। लार ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? आहार नाल के उस भाग में जिसे हम कहते हैं माउथ, मुख। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? स्टमक में। और आंतरिक ग्रंथियां इंटेस्टाइन में, आंत्र में। और आंत्र के पास ही पाई जाती हैं कौन? अग्नाशय और लिवर। तो ये 5 प्रकार की पाचक ग्रंथियां, जिनमें सबसे पहले हमने बात की किसकी? लार ग्रंथि की, सैलाइवा ग्लैंड की हमने बात की। और सैलाइवा ग्लैंड ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो मुख में किसका स्रावन करती हैं? लार का स्रावन करती हैं। ठीक है। और लार ग्रंथियां जो है ये मनुष्य में कितने जोड़ी? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है। पहली का नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहां पाई जाती है? कान के नीचे। और ये पैरोटिड ग्लैंड जो है वो किसके द्वारा खुलती हैं? डक्ट के माध्यम से, नलिका के माध्यम से। कह सकते हैं कि पैरोटिड ग्लैंड अपने एंजाइम्स को, अपने सिक्रेशन को, अपने स्राव को नलिका में छोड़ती हैं और वो नलिका सीधे जाकर खुलती है कहां पर? ऊपरी जबड़े के इंसाइजर दांतों के नीचे। बात क्लियर? ओके। फिर हमने इधर कुछ नोट में बात की थी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जो होता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है, ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को हमारे शरीर का आराम और पाचन की प्रणाली कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को बढ़ाता है, जबकि सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र पाचक रसों का क्या करता है? कंट्रोल करता है कि भाई इतना ज्यादा भी स्रावित होने की आवश्यकता नहीं है। ओके। पैरोटिड ग्लैंड में हमने ये भी बात की कि इन ग्रंथियों में जब विषाणु का संक्रमण होता है जुकाम के दौरान, तो रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मम्प्स कहते हैं। ठीक है। गलसुआ कहते हैं, टॉन्सिल्स कहते हैं। फिर हमने बात की अगली ग्रंथियां सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, दोनों जबड़ों के बीच में। ठीक है। दोनों जबड़ों के बीच में पाई जाती हैं। और हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी जो मूवेबल होती है, गतिशील होती है, उस गतिशील हड्डी का नाम यही है। कौन सी? मैंडिबल। कौन सी है? मैंडिबल। और कोई भी बोन हिलती नहीं है। आप कहेंगे साहब आपका हाथ हिल रहा है, तो हड्डी नहीं हिल रही है, जॉइंट्स हिल रहे हैं। ये खुद बोन है जो हिलती है, मूव करती है। ग्रंथि दोनों जबड़ों के बीच में पाई जाती है और यह ग्रंथि डक्ट के माध्यम से, नलिका के माध्यम से कहां खुलती है? निचले जबड़े में खुलती है। क्लियर? फिर एक बस्ती अपनी सबलिंगुअल, यह ग्रंथि जीभ के नीचे पाई जाती है और इसकी जो डक्ट है उसका नाम है बार्थोलिन डक्ट। इस बार्थोलिन डक्ट के माध्यम से ये मुख के अंदर ओपन होती है, अपने स्राव को छोड़ती है। अब मैं ले देकर सारी बात करूं कि तीनों प्रकार की ग्रंथियां जिनको कि हम लार ग्रंथियां ही कह रहे हैं, जिनका नाम ही लार ग्रंथि है, इसका मतलब वो सभी किसका श्रावण करेंगी? लार का। सभी की सभी क्या छोड़ेंगी? लार। चाहे पैरोटिड की बात करें, चाहे हम बात करें किसकी? सब मैंडिबुलर की बात करें, चाहे हम बात करें किसकी? सबलिंगुअल की बात करें, तीनों की तीनों लार ग्रंथियां लार छोड़ेंगी। इसका मतलब मेन चीज कौन है? लार। अब लार का हमें पता तो होनी चाहिए कि पर डे कितनी सीक्रेट होती है, इसकी पीएच क्या है, इसकी नेचर क्या है और इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका संगठन क्या है, कौन कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब आप हेडिंग लगाइए इसी के अंदर स्टार बना के, लार, सैलाइवा, लार, सैलाइवा। लार के लिए पहली बात लिखेंगे मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा। और मात्रा क्या आगे लिख दो? 1 से 1.5 लीटर पर डे। हमारे मुख में कितनी लार पर डे बनती है? 1 से 1.5 यानी 1.5 लीटर पर डे। ये तो हो गई लार की मात्रा हमारे मुख में जो प्रतिदिन बनती है। प्रकृति होती है वीक एसिडिक, दुर्बल अम्लीय। लिखो, नेचर लिखो, प्रकृति लिखो, वीक एसिडिक, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय। प्रकृति जानते हो? किसी पदार्थ की जो नेचर होती है, कैसी नेचर? कि वो पदार्थ कैसा है? एसिडिक है या बेसिक क्षारीय है या फिर न्यूट्रल है, उदासीन है, और या बफर है। ये किसी पदार्थ की क्या होती है? नेचर होती है, प्रकृति होती है। ठीक है। पदार्थ की क्या होती है? प्रकृति होती है। और ये जो पदार्थ की नेचर होती है, प्रकृति होती है, ये किस पर डिपेंड करती है?
पीएच पर, किसी पदार्थ का पीएच क्या है। और इस पीएच के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे सोरेनसन। कौन थे? और पीएच को मापने के लिए एक स्केल काम में लिया गया जिसे पीएच स्केल कहा गया। और इस पीएच स्केल में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो 0 से लेकर 14 तक मान अंकित होता है, जिसके अंदर हमें पता है कि 0 से 7 वाला तो एसिडिक है, और फिक्स 7 वाला न्यूट्रल है, और 7 से 14 वाला बेसिक है, क्षारीय है। बेसिक है, क्षारीय है, लेकिन अब बच गया बफर। ये किसे कहें? ठीक है, ये किसे कहें? तो जिसकी पीएच मान नो चेंज, पीएच नो चेंज, ऐसे पदार्थ जिनकी पीएच का मान बदलता ही नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? बफर। और इस बफर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन होता है? ब्लड। हमारे रक्त की पीएच हर स्थिति और परिस्थिति में 7.4 ही रहती है, जो कि दुर्बल क्षार है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी पीएच का मान चेंज नहीं होता, चाहे उनमें आप एसिड डाल दो, चाहे उनमें आप बेस डाल दो, चाहे अम्ल डाल दो, चाहे क्षार डाल दो, उनकी पीएच का मान चेंज नहीं होता है, वो बफर कहलाते हैं। बफर का अच्छा उदाहरण है ब्लड। आइए, तो हमने कहा लार रोजाना बनती है 1 से 1.5 लीटर, प्रकृति होती है दुर्बल अम्लीय। अब दुर्बल अम्लीय है, इसका मतलब इसकी कोई ना कोई क्या होगी? पीएच भी होगी। इसकी कोई ना कोई पीएच भी होगी। तो लिखो पीएच 6.3 से 6.8, वेरी गुड। 6.3 से 6.8। संगठन की बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो लिखिए यहां संगठन। तो संगठन में सबसे पहले लिखें 99.5%, 99.5% जल, वाटर, जल। इसके अलावा म्यूकस, चिकना पदार्थ, म्यूकस ये चिकनाई प्रदान करता है। ठीक है, म्यूकस के अलावा NaCl साल्ट के रूप में, NaCl और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl और NaHCO3। और पाए जाते हैं एंजाइम। कौन कौन से होंगे? टाइलिन और लाइसोजाइम। तो लिख दो यहीं पे एंजाइम। और एंजाइम कौन कौन से हैं? एक तो टाइलिन एंजाइम है और एक लाइसोजाइम एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम एंजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा है ना मामला? ठीक है, चलिए। तो हमने लार ग्रंथियों की बात की, और लार ग्रंथियों में पहली ग्रंथि कौन सी थी दोस्तों? पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी थी? पैरोटिड ग्लैंड। कहां पाई जाती है? कान के नीचे। कान के नीचे। किसके द्वारा खुलती है? डक्ट के द्वारा, नलिका के द्वारा। कहां खुलती है? ऊपरी जबड़े के इंसाइजर दांतों के नीचे। क्लियर? और इसके अंदर यदि किसका वायरस का संक्रमण होता है तो मम्प्स हो जाता है। फिर हमने बात की सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी, दोनों जबड़ों के बीच में। ये भी डक्ट के द्वारा कहां खुलते हैं? नीचे वाले जबड़े में। तीसरी ग्लैंड जो है लार ग्रंथि, उसकी हमने बात की सबलिंगुअल, जीभ के नीचे, और ये बार्थोलिन डक्ट के माध्यम से खुलती है। तीनों ही ग्रंथियां, चूंकि इनका नाम लार ग्रंथि है, इसलिए ये लार छोड़ती हैं। और हमने बात की लार की, सलाइवा की। तो ये रोजाना हमारे शरीर में 1 से 1.5 लीटर बनती है, जिसकी नेचर दुर्बल यानी वीक एसिडिक होती है, जिसकी पीएच मान 6.3 से 6.8 होता है, और इसके संगठन में 99.5% वाटर होता है और म्यूकस होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसके कारण से इसमें चिकनाई होती है, और तेल की तुलना में 200 गुना ज्यादा चिकनी होती है लार। ठीक है, NaCl और NaHCO3 पाया जाता है। साथ में लार के अंदर एंजाइम होते हैं, जिनमें टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर? नोट हो गया यहां तक? ओके, हाँ भाई ऑनलाइन वालों नोट हो गया? चलिए, नोट हो गया तो आगे चलते हैं। लार ग्रंथियों के बाद में अपनी ग्रंथि थी कौन सी? जठर ग्रंथि। तो दूसरे प्रकार की ग्रंथियों की बात करते हैं, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। नंबर 2 जठर ग्रंथि। बोले तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाई जाती है? आमाशय में। कहां पाई जाती है? तो सबसे पहली बात लिखो स्थिति, स्थिति आमाशय में, स्थिति आमाशय में। कितनी होती हैं?
हमने कहा लार ग्रंथियां तो 3 जोड़ी होती हैं, जठर ग्रंथियां कितनी होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कितनी होती हैं, है ना। कितने सिंपल सा प्रश्न पूछा कतई कि मनुष्य के पापी पेट में, प्रश्न पूछा मनुष्य के पापी पेट में कितनी जठर ग्रंथियां होती हैं। 35 मिलियन। कितनी होती हैं? 35 मिलियन। लिखिए नीचे संख्या, संख्या, संख्या। टाइप एक ही होता है लेकिन संख्या कितनी होती है पूरी? 35 मिलियन। लिखो 35 मिलियन, 35 मिलियन। अरे ऐसे थोड़ी मनुष्य का शरीर है, कोई आल वाल आदमी का थोड़ी है, ठीक है। 35 मिलियन। आगे लिखेंगे कार्य क्या है इनका, बोलो कार्य क्या है? कार्य जठर रस का श्रावण करना, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना। तो लिख दो जठर ग्रंथि है तो जठर रस का श्रावण करना, जठर रस का श्रावण करना। सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इसका मतलब जठर ग्रंथियों का सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ है वो कौन है? जठर रस है। जैसे लार ग्रंथियों का महत्वपूर्ण पदार्थ कौन था? लार था। ऐसे ही जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस छोड़ा जाता है। तो जठर रस के बारे में बात करते हैं, तो लिखिए नीचे जठर रस गैस्ट्रिक जूस, जठर रस गैस्ट्रिक जूस। एरो लगा के लिखो। मात्रा 2 से 3 लीटर पर डे। कितना गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया जाता है? 2 से 3 लीटर पर डे। प्रकृति, हाँ मुख्य HCl, आगे बात करूंगा, लिखूंगा। ऑक्जेंटिक सेल बोल दो, पेराइटल सेल्स बोल दो, इन्हीं का तो नाम है। उन्हीं तो ग्लैंड को क्या करें? जठर ग्रंथियां। वो सेल्स हो गई और उनके जो ग्रुप है वो ग्लैंड्स कहला देंगे, ठीक है। वो मैंने कहा था स्पेशल सेल, सेल का नाम तो अपन ने क्या कहा था? ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। और वो ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल मिल मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लैंड्स। और उन ग्लैंड्स की संख्या कितनी है? ऐसे मामला, ठीक है। ओके, तो जठर रस मात्रा बोलो कितनी है? 2 से 3 लीटर रोजाना प्रतिदिन। अब लिखो आप इसकी प्रकृति। स्ट्रॉन्ग एसिड, अम्लीय में भी स्ट्रॉन्ग लिखो। प्रबल अम्ल, प्रकृति क्या है दोस्तों? प्रबल अम्लीय, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, प्रबल अम्लीय। और प्रबल अम्लीय है तो सबको पता चल गया कि पीएच मान कितना होगा? 6 क्यों होगा? 1 से होगा, 1 से लेकर 3.5 तक, ठीक है। पीएच 1.0 से 3.5 है ना, तभी तो होगा ना प्रबल अम्ल, तो तभी होगा। ओके, अब बात करते हैं कि इसके अंदर ये जो एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है, इसकी पीएच इतनी कम होती है, 1 से 3.5 बहुत कम हो गई, 1 तक ही चली गई, इतनी कम होती है। किसके कारण? तो ये लिख सकते हो HCl के कारण, HCl के कारण। तो ब्रैकेट में लिख दो HCl के कारण। तो जठर रस में HCl है, जठर रस में मुख्य कौन है? HCl। वैसे मुख्य मात्रा के आधार पर तो मुख्य जल ही होगा, लेकिन अन्य जल के अलावा अन्य पदार्थ कौन है? HCl है। तो देख ही लेते हैं जठर रस का संगठन। आगे बढ़िए, लीजिएगा, हेडिंग लगाओ, संगठन, जठर रस का संगठन, जठर रस का संगठन कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो लिखो 99% जल, उसमें 99.5 था, इसमें 99% मात्रा तो होती है जल की, ठीक है। फिर लिखो HCl 0.5%, 0.5% HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और होता है म्यूकस, म्यूकस, म्यूकस भी होगा कुछ मात्रा में। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक साल्ट, जैसे लिखा था ना NaCl वगैरह, अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण, NaCl वगैरह, NaCO3, ठीक है। और अब लिखो इसमें एंजाइम, एंजाइम कौन कौन से? तो एंजाइम कौन कौन से हैं लिखो। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एक तो, एक प्रोरेनिन, 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 पेप्सिनोजन, हाँ प्रोरेनिन, लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज बोल सकते हो उसको, है ना। गैस्ट्रिक लाइपेज बोल दो, डायरेक्ट लाइपेज बोल दो, एक ही बात है। गैस्ट्रिक लाइपेज,
गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो जठरस जल कितना 99%, HCl कितना 0.5%, म्यूकस भी होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। एंजाइम में पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। अब फंक्शन देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, डाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम किसको किस में चेंज करता है वही तो आएगा डाइजेशन में, तो इसी में इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, माउथ के लिए तो हमने ज्यादा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है केवल। ठीक है, अब इसमें लिखो सबसे पहला आप फंक्शन लिख दो, इसके कार्य, जठरस के कार्य, जठरस के कार्य। अब जठरस में एंजाइम है ना, तो ये समझ लो ये उन एंजाइम्स के कार्य की बात कर रहा है। तो सबसे पहले पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय होता है उसको किस में बदलता है, पेप्सिन में। कौन, जठरस कौन है, HCl है, तो लिख दो पेप्सिनोजन, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, पेप्सिनोजन एरो HCl, ये पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिनोजन निष्क्रिय था और ये हो गया एक्टिव, सक्रिय। एक रिएक्शन तो ये हो गई। फिर प्रोरेनिन, रेनिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में, रेनिन क्या होगा, सक्रिय, प्रोरेनिन क्या है, निष्क्रिय। और ये भी कौन कर रहा है, HCl, भाई गैस्ट्रिक जूस की बात करें अपन। फिर यहां पर मुख्य डाइजेशन जो मैंने बताया था कि स्टमक में, आमाशय में किसका पाचन, प्रोटीन का, और प्रोटीन का पाचन होकर किस में बदलते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं। और कौन बदलता है, पेप्सिन बदलता है। ठीक है, तो लिखो प्रोटीन, प्रोटीन को पेप्सिन, पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड में ये सारे जो डाइजेशन है ये किस में हो रहे हैं, जठरस के कारण स्टमक में हो रहे हैं, आमाशय में हो रहे हैं। हो गया। चलिए दूसरे नंबर पे हमने किसकी बात की, कौन सी ग्लैंड्स की बात की, हमने जठर ग्रंथियों की बात की। किसकी बात की, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात की। कहां पाई जाती हैं, आमाशय में। संख्या कितनी, 35 मिलियन। कार्य क्या है, जठर रस का स्रावण करना, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना। जठर रस की मात्रा कितनी, 2 से 3 लीटर बनता है रोजाना। प्रकृति कैसी है, प्रबल अम्लीय है, क्योंकि पीएच मान कितना है, 1.0 से 3.5। किसके कारण, HCl के कारण। किसके कारण होता है, HCl के कारण होता है। जठर रस का संगठन क्या है, जल कितना है इसमें, तो जठर रस में जल है 99%, 0.5% क्या है, HCl है। और क्या पाया जाता है, म्यूकस, और क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट, अकार्बनिक लवण, और क्या है, एंजाइम। कौन कौन से, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज आदि। फिर हमने इसके कार्य देखे जठर रस के, जो कि पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, और जठर रस में है कौन, HCl। प्रोरेनिन को रेनिन में, सक्रिय रेनिन में बदलता है HCl, और प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। और यही तो डाइजेशन होता है, यही तो पाचन होता है कि भोजन अपने एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाए, बदल जाए, वही तो क्या है, भोजन का पाचन है। बात क्लियर। और अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की ग्रंथियां, आंत्रिय ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो नंबर 3 लिखिए, आंत्रिय ग्रंथियां, आंत्रिय ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, आंतरिक ग्रंथियां। देखिए हमारी आंत्र के अंदर जो आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो पाई जाती हैं, इनको सम्मिलित रूप से लिबर कुहन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिबर कुहन। तो एक लाइन लिख दो, ये आपको याद रखने की बात है। सभी आंतरिक ग्रंथियों को
सभी आंतरिक ग्रंथियों को सामूहिक रूप में, एक साथ है ना, सामूहिक रूप में, सभी आंतरिक ग्रंथियों को सामूहिक रूप में क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन, क्रिप्ट्स पूरा लिख दो इसको, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन, ओनली लीबरकुहन याद रख लेना, ठीक है, लीबरकुहन, लीबरकुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन कहते हैं, लीबरकुहन कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक नाम और है, ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड, लिख दो, आंत्र में ही ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब देखना, बहुत अच्छा प्रश्न पूछूंगा मैं यहां से आपको, बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा। हमारी आंत्र में भोजन का पाचन हो, बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुना। हमारी आंत्र में भोजन का पाचन हो, इसके लिए किसका होना जरूरी है? एंजाइम का। एंजाइम नहीं होंगे, पाचक एंजाइम नहीं होंगे तो पाचन होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारी आंत्र में भोजन का पाचन हो, इसके लिए एंजाइम पाया जाता है। और हमारी आंत्र में भोजन आगे की ओर चलता रहे, यानी आंत्र की आंतरिक सतह चिकनी बनी रहे, इसके लिए क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि निम्न में से लीबरकुहन ग्लैंड्स एंड ब्रूनर्स ग्लैंड, इन दोनों में से उन ग्रंथियों का नाम बताइए जो पाचक एंजाइम छोड़ती हैं, आंत्र में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम छोड़ती हैं। तो मुझे पता था यही जवाब दोगे आप, इसलिए तो ये प्रश्न पूछा है मैंने। सभी यही जवाब देते हैं, एंजाइम छोड़ने का काम लीबरकुहन का है और ब्रूनर्स ग्रंथि का काम म्यूकस छोड़ने का है। इसलिए जब हम डायग्राम पढ़ते हैं इंटेस्टाइन का ऐसे, और ये कौन है? माइक्रोविली हैं, सूक्ष्मांकुर हैं। इन सूक्ष्मांकुरों के नीचे यहां पर इस तरह से ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। ये ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस छोड़ेंगी, म्यूकस छोड़ेंगी तो ये माइक्रोविली का जो भाग है, सतह है, ये कैसी बनी रहेगी? चिकनी बनी रहेगी और भोजन आसानी से आगे की ओर कर्माकुंचन गति के द्वारा बढ़ता रहेगा। दो बातें याद रखनी है, दो चीजें, एक तो एंजाइम छोड़ने वाली ग्रंथि है और एक क्या है? म्यूकस छोड़ने वाली ग्लैंड। तो ब्रूनर लीबरकुहन तो कौन है? तो नीचे नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। पहला नोट, लीबरकुहन, लीबरकुहन ग्लैंड्स, लीबरकुहन ग्लैंड्स आंत्र में एंजाइम छोड़ती हैं, यानी एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं। और फैक्ट नंबर 2 लिखेंगे, नोट नंबर 2 लिखेंगे, ब्रूनर्स ग्लैंड तेलीय पदार्थ छोड़ती है, म्यूकस। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आंत्र में तेलीय पदार्थ, चिपचिपा चिकना पदार्थ, तेलीय पदार्थ कौन? म्यूकस। तेलीय पदार्थ म्यूकस छोड़ती हैं या का स्रावण करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। लार ग्रंथियां थी, क्या छोड़ रही थी? लार। जठर ग्रंथियां थी, क्या छोड़ रही थी? जठर रस। आंत्रीय ग्रंथियां हैं, क्या छोड़ेंगी? आंत्रीय रस, इंटेस्टाइनल जूस। तो अब आगे बात करते हैं आंत्रीय रस, हेडिंग लगाएं, आंत्रीय क्या? वसा के लिए हो गई ना वो, किनका? इन्हीं का दूसरा नाम है, ब्रूनर्स का। हाँ, आंत्रीय रस लिखो, इंटेस्टाइनल जूस। आंतरिक रस में सबसे पहली बात वही क्या? मात्रा। तो पहला लिखो मात्रा, 1.5 यानी 1.5 से 2 लीटर पर डे। मात्रा 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। तो
कितना आंतरिक रस बनता है हमारे शरीर में आंतरिक ग्रंथियों के द्वारा रोजाना? 1.5 से 2 लीटर। लिखेंगे नेचर, प्रकृति, बेसिक यानी क्षारीय। आंतरिक रस की प्रकृति कैसी है दोस्तों? क्षारीय है। अब आप कहेंगे कि साहब जो जठर ग्रंथियां थी अगर उनकी भी प्रकृति क्षारीय हो जाती तो यहाँ क्या बदल जाता? सारा मामला एक जैसा बना रहता, सारा मामला एक जैसा बना रहता। तो फिर आमाशय के अंदर अम्लीय क्यों और आंत्र के अंदर क्षारीय क्यों? आमाशय में अम्लीय इसलिए है, एसिडिक इसलिए जिसका बेनिफिट अपने को फायदा है क्या कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो जीवाणु अगर इंटेस्टाइन तक पहुंच गए तो वो संक्रमण कर सकते हैं, इसलिए उनको कहां पर ही, उनको स्टमक के अंदर ही नष्ट कर दिया जाता है। तो HCl के कारण हमारे आमाशय का माध्यम अम्लीय बना होता है, जिसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि भोजन के साथ बाहर से आने वाले जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और प्लस भोजन के बड़े टुकड़ों का सरल टुकड़ों में रूपांतरण हो जाता है, बोले तो सेमी डाइजेशन, अर्धपाचन हो जाता है, जिससे अब बचे हुए भोजन को आंत्र में पचाने में बहुत ही क्या होती है? आसानी होती है। बात क्लियर है? क्योंकि ज्यादा नाजुक पार्ट इंटेस्टाइन है बजाय किसके? स्टमक के। तो हमने कहा प्रकृति क्षारीय, और प्रकृति क्षारीय है, ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई pH होगा और ये होता है 7.6 से 8.3। लिखो 7.6 से 8.3, 7.6 से 8.3 pH। संगठन की बात कर लें, किसी ना किसी तो बना ही है, तो संगठन की बात करें तो लिखो सबसे पहली बात संगठन में एरो लगा के, जल 99% क्या है? जल है, 99% जल है। इसके अलावा म्यूकस और इनऑर्गेनिक साल्ट, म्यूकस है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, अकार्बनिक लवण है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, अकार्बनिक लवण है। इसके अलावा एंजाइम, क्या है? एंजाइम है। इसके अलावा एंजाइम है। इसके अलावा क्या है? एंजाइम। अब कार्य देख लेते हैं किसका? आंतरिक रस का। तो यही देख लो कार्य है, आंतरिक रस का कार्य। सबसे पहला लिखो, स्टार्च को एमाइलेज माल्टोज में बदलता है। स्टार्च एमाइलेज माल्टोज में। तो ये एमाइलेज नामक क्या है? एंजाइम है जो आंतरिक रस में पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, यानी स्टार्च का पाचन कर रहा है। माल्टोज को माल्टेज किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में। और लिपिड्स का भी पाचन होता है, तो लिपिड्स को लाइपेज किस में बदलेगा? फैटी एसिड में। लिपिड्स को लाइपेज नामक एंजाइम फैटी एसिड, वसा अम्ल और गिल्सरोल, वसा अम्ल प्लस गिल्सरोल में, वसा अम्ल प्लस गिल्सरोल में बदल देगा। ठीक है, वसा अम्ल एवं किस में बदल देगा? गिल्सरोल में बदल देगा। ये इसके कार्य हो गए। ठीक है, ओके। तो ये थी अपनी क्या? ग्लैंड्स। अग्नाशय मैंने बताया था और लीवर मेरा बताया हुआ है, इसलिए इनके बारे में बता रहा हूँ। अगली क्लास में किसी में भी एक्स्ट्रा लाइव वालों के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास करके और उनके लिए बता दूंगा। अब रिपीट करेंगे, अभी जाना नहीं है ना। परीक्षा सिर पे है, पे लेवल 8 उठाना है, 50-60 रुपए उठाने महीने के खाते में आएंगे। ठीक है, और नौकरी करनी है ना सरकारी, पढ़ी नहीं है भाई, ध्यान रखना। नौकरी देखो, एक कितना शानदार वाला एक चीज बताता हूं। आप आज सुख पालो, आने वाले फ्यूचर में दुख पाओगे। आज दुख पालो, आने वाले फ्यूचर में सुख पाओगे। आज इतनी मेहनत कर लो और नौकरी लग जाओ, फिर आगे करना ही कुछ नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज इतनी मेहनत कर लो, आगे कुछ नहीं करना। अगर सिलेक्ट हो गए तो जिंदगी में मजे ही मजे हैं, समझ रहे हैं? और ये आराम उन्हीं को मिलता है भाई साहब जो जी तोड़ मेहनत करता है। पागल नहीं हो आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, या जो विद्यार्थी जी तोड़ मेहनत कर रहा है, 5-5 बजे उठ के पढ़ रहा है, ठीक है, कोचिंग की फीस जमा कर रहा है, दिल्ली धूप में आ रहा है, जा रहा है, बेचारा काला हो रहा है। ठीक है, क्यों? वो मेहनत कर रहा है और मेहनत का उसको परिणाम मिलेगा
कि जिस दिन वो सिलेक्ट होगा ना, उसके बाद में उसके जीवन में जो दुख दर्द थे ना, वो इतनी इतनी दूर चले जाएंगे। फिर गलती से किसी दुख को पकड़ के उसके पास भी लाएंगे ना, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसके पास नहीं जाऊंगा यार, ये कॉलेज में नौकरी लगा हुआ है, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, किसी बेरोजगार के चिपकना है मेरे को। तो वो दुख किसके जाके चिपक जाता है? बेरोजगार के जाके चिपक जाता है। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके दिल और दिमाग, साथ में लीवर, साथ में किडनी, फेफड़े, सभी के अंदर आप ये ठान लो कि इस बार मेरे को लगना है। कहीं पढ़ लो, ठीक है, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में पढ़ लो, पढ़ाएंगे मास्टरी, पढ़ाएंगे यही चीज, ठीक है। आप और कहीं जाके पढ़ोगे तो ये लाइपेज को वो काइपेज नहीं बना देगा, लाइपेज ही रहेगा, ठीक है। तो मेहनत तो खुद को करनी ही है, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब रिपीट करते हैं, ठीक है, एक बार ईमानदारी से रिपीट करेंगे। ओके, ध्यान दें। आप रोजाना क्लास में ये सोच के आया करें कि आज जो मुझे पढ़ना है वो मुझे क्लास में ही क्लियर करके आना है। एक उदाहरण देता हूं दोस्तों इस बात का, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं जो कम पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, मैं हमेशा यही कहता हूं। लेकिन कम पढ़ेगा कौन? बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम कौन पढ़ेगा? देखो कम कौन पढ़ेगा, मैं बताता हूं। पिक्चर देखते हो सिनेमा में जाके कई बार देखी? ओके, लास्ट टाइम कौन सी देखी? RRR, ठीक है, कोई बात नहीं। आज से 10 साल पहले करण अर्जुन देखी कि नहीं देखी? देखी। याद है कि नहीं है? कितनी बार देखी? एक बार। एक बार देखते ही क्या हो गई? याद। किसकी कहानी, कौन ठाकुर, कौन क्या, कौन का मामला, और याद हो गया हमको। और वो भी सिर्फ 3 घंटे में एक बार देखते ही। और यहां साला माथाफोड़ी कर रहे हैं 11वीं क्लास से, 11वीं क्लास से माथाफोड़ी करते आ रहे हैं इनके साथ, ये याद ही नहीं हो रहे। कारण है वो चीज हमें याद हो रही है, पिक्चर याद हो रही है, इसका मतलब हमारा मस्तिष्क सही है और हमारे मस्तिष्क में याद करने की क्षमताएं बरकरार है, कोशिकाएं मरी नहीं है। क्लियर? लेकिन ये याद क्यों नहीं हो रहा? वो याद क्यों हो गया? सिर्फ एक ही कारण है, जब हम पिक्चर हॉल में जाकर बैठते हैं और सामने पर्दे पर जब पिक्चर चलती है तो पूरी लाइटें वाइटें ऑफ होती हैं, सब शांत हो जाते हैं, कंसंट्रेशन हो जाता है, फिक्स सामने की ओर ध्यान होता है। पॉपकॉर्न भी खा रहे होते हैं ना, यूं खा रहे हैं ना, नाक में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, पता नहीं, हाथ में से छूट के गिर गया पॉपकॉर्न तो यूं झटका रहे हैं साइड में, हट जा भाई, देख नहीं रहे। फोन आ गया, मूवी चलते हुए फोन निकाला और चेक कर रहे हैं वो साइलेंट वाला बटन किधर है, ये रहा, डाल लिया, किसका है पता नहीं, बाद में देखेंगे। ध्यान का है, कितनी भी जोर से लगी हो दबा के बैठे रहेंगे, लेकिन हिलना नहीं है ना, क्योंकि सामने क्या चल रही है? मूवी चल रही है। बात समझ में आई? आप में से एक बंदा ये बात बता सकता है कि जिस समय आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहे थे, तो जब से पिक्चर स्टार्ट हुई तब से लेके इंटरवल तक किसी ने घर वालों को याद किया, किसी ने दोस्त को याद किया, किसी ने अपनी पीड़ाएं याद की कि यार मैं बहुत दुखी हूं, ये याद किया? नहीं, कुछ याद नहीं था। क्यों? वी आर ऑन गोइंग टू कंसंट्रेट, हम एकाग्र हो गए, वहां कंसंट्रेट हो गए, हमने अपने आप को पूरा झोंक दिया। इंटरवल में फिर बाहर जाते हैं, फिर फोन फान देखते हैं, अरे यार इसका आ गया, ये तो मांग तोड़े का फोन था, ठीक है, ये उसका फोन था, ये पापा का फोन था, क्या जवाब दूं, ये वो ढीकड़ा। ओके, फिर पिक्चर शुरू हुई, फिर वही माहौल, समझ रहे हैं? इसलिए वो पिक्चर हमें एक ही बार देखने से याद हो गई। लेकिन इसके ठीक विपरीत क्लासरूम में क्या होता है? मास्टर चीख चीख के पढ़ा रहा है, ठीक है, विद्यार्थी का पूरा कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है। मान लो मास्टर चीख चीख के पढ़ा रहा है, उसी दौरान क्लासरूम में कोई लड़की आ गई, ठीक है, अब पड़ोसी लड़का देख रहा, हो बड़ी मस्त है, और वो क्या कर रहा है? पास वाले के कोने मारा है, देख देख क्या माला है, देख देख। ठीक है, फोन आएगा क्लासरूम में, पहले उठाएंगे, ठीक है। बाद में मैंने पूछा, वापस आया तब, बेटा फोन किसका था? बोला सर पापा का था। मैंने कहा ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तेरे चेहरे की स्माइल से मुझे पता चल गया कि किसका था। ये फर्क है, सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है। एक बार आप फुल कंसंट्रेशन से कोई एक दिन की क्लास लेके देखो, आपके दिल दिमाग और पूरी किडनी तक अगर वो अक्षर नहीं छप जाए तो मुझे कहना, लेकिन वो इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे आप में इंटरेस्ट है, इसलिए अपन क्या करेंगे? रिपीट करेंगे और ये छप जाएगा। हम किसकी बात कर रहे थे? बिल्कुल, ये पाचक ग्रंथियां हैं मल्लिका शेरावत। कौन है? अब तो याद रहेगी, हाँ, अब रहेगी, है ना। कितने प्रकार की हैं? 5। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। यस, सबसे पहले हमने बात की किसकी? लार ग्रंथियों की। लाइव वाले भी घर पे बैठे बैठे बोलें, ठीक है।
लार ग्रंथियां क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियां जो मुख में लार का श्रावण करती हैं। बोलो लार ग्रंथियां मनुष्य में कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। पहली पैरोटिड ग्रंथि कहां पाई जाती है? किससे खुलती है? कौन से जबड़े में? किसके नीचे? यस, बताइए आराम एवं पाचन की प्रणाली किसे कहते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। बताइए पाचक रस के श्रावण को कौन बढ़ाता है? पीएनएस। बताइए ऐसा तंत्रिका तंत्र का नाम बताइए जो पाचक रस का नियंत्रण करता है? सिंपैथेटिक। फिर हमने बात की कि एंजाइम का श्रावण करती है पैरोटिड ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां विषाणु के संक्रमण के कारण क्या हो जाते हैं इनमें? मम्स। ओके, फिर दूसरी ग्रंथि, अरे बोलो कौन सी? इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? सब मैक्सिलरी। ये ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? दोनों जबड़ों के बीच में। किससे खुलती हैं? डक्ट से। कहां खुलती हैं? निचले जबड़े में। क्या छोड़ती हैं? एंजाइम छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? एंजाइम। तीसरे प्रकार की ग्रंथि सबलिंगुअल। क्या है? सबलिंगुअल। कहां पाई जाती है? जीभ के नीचे। और कौन सी डक्ट से खुलती है? बार्थोलिन डक्ट के माध्यम से मुख में खुलती है। फिर हमने कहा कि इनके द्वारा छोड़ा गया पदार्थ कौन है? लार। तो लार का मात्रा लार की 1 से 1.5 लीटर पर डे। बोलो प्रकृति कैसी? दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय तो पीएच कितना? 6.3 से 6.8। बोलो संगठन में 99.5% जल है और म्यूकस और NaCl NaSCO3। एंजाइम कौन कौन से? टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। फिर हमने इसके बाद में बात की कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ होती है? कितनी होती है? कार्य क्या है? जठर रस में मात्रा कितनी होती है जठर रस की? 2 से 3 लीटर पर डे। बोलो प्रकृति कैसी? प्रबल अम्लीय। स्टमक है, HCl है, HCl है तो प्रबल अम्ल होगा। पीएच कितनी? 1 से 3.5। किसके कारण? HCl के कारण। बोलो जठर रस के संगठन में जल कितना? HCl कितना? 0.5%। और क्या पाया जाता है? म्यूकस और अकार्बनिक लवण। और एंजाइम में कौन? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। इसके बाद में हमने बात की जठर रस के कार्य। पेप्सिनोजन निष्क्रिय होता है, उसको सक्रिय पेप्सिन में HCl बदल। प्रोरेनिन को HCl किस में? कैसा है रेनिन? एक्टिव। प्रोटीन को कौन? पेप्सिन किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। इसके बाद हमने बात की किसकी? आंतरिक ग्रंथियों की, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात की। और इन ग्रंथियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? क्रिप्स ऑफ लिबर कुवन कहते हैं। और क्या कहते हैं? ब्रूनर्स ग्रंथियां। जो लिबर कुवन है वो तो क्या करेंगी? एंजाइम छोड़ेंगी।